नमस्कार, मैं उमेश गुप्ता। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री गौतम टिटवाल जी। आपका राज्य मंत्रालय इंडिपेंडेंट में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार आता है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि सर से आज रूबरू होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम जानते हैं सर से कुछ चंद सवालों के जवाब, सो दैट कि आपके साथ साझा हो सके सर की कुछ व्यक्तिगत, राजनीतिक और जो भविष्य की योजनाएं हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV27 में। सर, अभी जो भी हम वर्तमान में बात करें तो आपकी प्रोफाइल, आप कृषक हैं। कृषक से आपने कृषि में ही शिक्षा प्राप्त करी है आपने, और जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही लोअर मिडिल फैमिली से आप बिलोंग करते रहे हैं। आपने अपने व्यवसाय में समाज सेवा लिख रखा है, ऐसा कुछ आपने कृषकों के लिए, उस गरीब वंचित समाज के लिए, जिस समाज से आपने फेस किया है, उनके लिए आपने क्या ऐसे कदम उठाए हैं जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें? मैं कृषि से स्नातक हूँ, उसके बाद एनवायरनमेंट साइंस से स्नातकोत्तर, फिर राजनीति से MA किया है। कृषि के क्षेत्र में मेरा, जिस जिले से मैं आता हूँ उस जिले में लगभग 2 लाख लोग कृषि मजदूर पलायन करते थे मजदूरी की तलाश में। आज मेरे जिले का संपूर्ण क्षेत्र सिंचित है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हर दिल चीज सबके दिलों में राज करने वाले, जो कभी राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में राजगढ़ जिले में 2 बड़ी सिंचाई योजना है, कुंडलिया और मोहनपुरा। नेवज और काली सिंध नदी पर बड़े डैम बने और आज 2.5 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। ये मोहन सरकार की उपलब्धि है। और आज मेरे जिले का जो कृषक मजदूर था वो पलायन नहीं कर रहा है, और पूरे क्षेत्र में जो राजगढ़ का बल्ला था, बल्ला ही बोलते थे उसको, कुछ भी पैदा नहीं होता था और कृषि मजदूर पलायन करता था, वो आज खुद खेती कर रहा है। और जहाँ उस मजदूरी करने जाता था वहाँ के लोग उसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। ये कृषि की उपलब्धि है। तो ये तो सरकार की उपलब्धि हुई कि सरकार इस दिशा पे किसानों के उत्थान के विषय में, किसान पलायन ना करें उनके विषय पर सरकार सतत प्रयासशील है और कार्य कर रही है, जो दिख भी रहा है। व्यक्तिगत आप समाज सेवा, और चूंकि कृषक बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत प्रयास क्या रहा इस समाज को बदलने के लिए, कृषक समाज को मजबूत करने के लिए? मेरे यहाँ संतरा, नींबू, माल्टा, सीताफल बहुत संख्या में पैदा होता है हॉर्टिकल्चर में। उसका मार्केट उपलब्ध कराना और उसका उत्पादन बढ़ना और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं और तेजी से काम चल भी रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर, यदि आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, आपका शैशवावस्था से लेके प्रौढ़ होने तक की पूरी सफर को यदि हम विवेचना करते हैं, आप विविध विविध अलग अलग संगठनों में आपने काम किया है। विद्यार्थी परिषद में रहे, बजरंग दल में भी रहे, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी रहे, कॉलेज के भी आप प्रेसिडेंट रहे हैं, संघर्ष समिति के भी में भी आपने काम किया है। ये जो विविध तरह के आयामों से आप गुजरे हैं, या कि अलग अलग नेतृत्व, अलग अलग संगठनों में काम किया है, वो आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में कितना योगदान देते हैं, कितना निखार लाते हैं? मेरे जीवन में मेरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत योगदान है। बाल्यकाल से मैं संघ के संपर्क में रहा। मेरे पूज्य पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। मैंने संघ को 75-77 के लगभग समझा। उस समय देश में आपातकाल लग रहा था। मेरे पिताजी शिक्षक थे और आपातकाल में थे, तो संघ के में जो लोग संघ के ऊपर प्रतिबंध था और उसके कारण आप सब लोग जानते ही हैं, तो प्रतिबंध के कारण पिताजी वांटेड थे, तो घर आते नहीं थे, और घर आते नहीं थे तो जीविका का साधन था नहीं कुछ। उस समय बाद में पता लगा
जिसके घर में से राष्ट्र धर्म, स्वदेश, पांचजन्य की प्रति या संघ की ड्रेस या गणवेश मिल जाती, या जो देश और राष्ट्र की बात करता, देशभक्ति की बात करता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। उस काल में पिताजी बाहर रहे थे, संघ के काम करते थे, मेरी माँ मजदूरी करके परिवार चलाती थी, तो वो मैंने मेरी माँ को मजदूरी करते हुए देखा है। बड़े किसानों के यहाँ जाके, हमारे यहाँ कपास और मूंगफली होता था, वहाँ मजदूरी करती थी, बाद शाम को जो कुछ मजदूरी मिलता था उससे परिवार चलता था। तो वो जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव जीवन में रहे, और वो सीखने को मिला उससे। बाद में पता लगा कि आपातकाल क्या था, ये सब क्या था। जैसे जैसे बड़े हुए सीखने को मिला, संघ की शाखाओं से बहुत कुछ बातें सीखने को मिली। तो आपका ये कहना है कि आपके जो यौवन अवस्था रही, जो आपकी प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे आप जब कन्वर्ट हुए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। और संघ ने देशभक्ति तो सिखाई सही, संघ ने ईमानदारी सिखाई, संघ ने संघर्ष सिखाया, संघ ने सिखाया कि देश सेवा में क्या क्या करना चाहिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, और देश, राष्ट्र और धर्म के लिए अडिग रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करना संघ से मैंने सीखा। उसी के साथ हम भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते रहे। समाज में जब जैसे जैसे मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता रहा, तो समाज में सामाजिक गतिविधि, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता रहा। गणेश उत्सव के कार्यक्रम, नवरात्रि के उत्सव के कार्यक्रमों में हम स्वयं भाग लेते थे। ये सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना से आपका सामाजिक ताना बाना मजबूत होता गया और आप चीजों को समझते गए। अभी आप राज्य मंत्री हैं कौशल विकास और रोजगार के। अभी हालिया जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें आपको उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो उस पे आपका विजन, आपका कार्य करने का जो आपने एक विजन तैयार किया होगा, तो क्या उस पे बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। उनने मुझे बाबा महाकाल की और उज्जैन जिले की सेवा का अवसर दिया, और उज्जैन में की सेवा के अवसर के साथ साथ आने वाली जो चुनौतियां हैं, आने वाले समय में सिंहस्थ उज्जैन में होना है, और सिंहस्थ की तैयारी को लेकर के जो काम दिया है, मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा, और उज्जैन के विकास के लिए जिस सिंहस्थ में आने वाले हमारे भक्तजनों को, यात्रियों को कोई कष्ट नहीं हो, और अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे। उज्जैन की सड़कों को चौड़ा कराएंगे। उज्जैन पहुंचने वाली जो 100 किलोमीटर तक की सड़कें, वो मार्ग चौड़े हों और सर्व सुविधा युक्त हों। उज्जैन के आसपास भी हम ऐसे सेंटर, ऐसी धर्मशाला बनाना की कोशिश करेंगे जिससे लोगों को नहाने धोने की संपूर्ण व्यवस्था मिले, सुख सुविधाओं। कुछ ऐसा ही सुनने में आया कि आपने अपने जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहां भी कुछ आप बड़ी आध्यात्मिक गतिविधियां और कुछ बाबा महाकाल लोग जैसा कुछ करने की योजना ली। जी, वो मेरे यहाँ कपिलेश्वर तीर्थ है, और काली सिंध नदी के बीच नदी में भगवान कपिल का विग्रह है, और कार्तिक समय वहाँ मेला लगता है, और हजारों की संख्या में दर्शनार्थी वहाँ पर आते हैं। सारंगपुर से 17 किलोमीटर दूर भैसवा माता जी का मंदिर है, वो बीजासन के नाम से प्रसिद्ध है, और लाखों दर्शनार्थी वहाँ पर दर्शन करने देश विदेश से आते हैं। तो वहाँ उस भैसवा माता जी के लोक की कल्पना और कपिलेश्वर लोक बने, जिससे लोगों को सुविधाएं रहे, और जैसा महाकाल लोक बना ऐसे कपिलेश्वर लोक बनाने की कल्पना मैं रखता हूँ। सारंगपुर संगीत की नगरी रहा है। सारंग इसलिए उसका नाम है, सारंग राग का भी नाम है, जिससे राग ललित है, ऐसे सारंग भी राग है, और सारंग राग का नाम भी है। और सारंग, ऐसा हमारे पूर्वज बताते थे कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या राम के धनुष का नाम भी सारंग था, इसलिए मेरे शहर का नाम सारंगपुर पड़ा है। तो उस ऐतिहासिक न तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, इसीलिए देवालय शिवालयों की नगरी है। 5 वहाँ शिव मंदिर है, और उन 5 शिव मंदिर की आकृति को अगर रेखांकित करते हैं तो ओम का आकार बनता है। तो ऐसा ओम का आकार बनता है। ऐसे आध्यात्मिक नगरी में मेरा जन्म हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, इसलिए सब काम करते करते सीखने को मिला है। आप अपने आप को मजदूर का बेटा कहते हैं, और जो जानकारी प्राप्त हुई हमें, तो आपके पिता एक शिक्षक थे, एक कृषक थे, आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते रहे हैं,
और यह भी जानकारी प्राप्त हुई, जैसा कि शोध में प्राप्त हुआ, कि आपके जो केदारनाथ जी में एक दैवीय आपदा आई थी, उसी दौरान आपके पिताजी का देहावसान हुआ। यह भी सुनने में है कि आप के दादाजी, आपके पिताजी नवदुर्गा उत्सव में, या कि जो भी तीज त्योहार होते हैं, या कि मुसलमानों के भी जो त्योहार होते हैं, उनमें आपकी पारिवारिक एक आर्ट थी जिसमें रावण बनाना है, या कि इन सब पारिवारिक पृष्ठभूमियों से आप बिलोंग करते हैं। आज आप राज्य मंत्री हैं, आप मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। इस सफर को आप हम लोगों के साथ कैसे साझा करेंगे? हाँ, मैंने बचपन से अपने घर में जो काम होते हुए देखा और सीखा है। मेरे पूज्य दादाजी पुतले बनाने का काम करते थे, गणेश जी के पुतले बनाना गणेश उत्सव के समय, और नवरात्रि के समय माता जी के पुतले बनाना, फिर दशहरे के समय रावण का पुतला बना के रावण का दहन संस्कार, और इसी सामाजिक गतिविधि में दादाजी स्वयं इन्वॉल्व रहते थे। पिताजी भी रहते थे। घर में जो पुतले बनते थे वो पुतले मैंने भी बनाना सीखा। और आज मेरे दादाजी बताते थे कि वो सबसे पहले पुतला उन्होंने 1924 में बनाया था, जब वो युवा थे। उसके बाद लगातार रावण के पुतले 1924 से ये परंपरा की सतत चली आ रही है। आज 100 वर्ष हो गए होंगे तब से रावण के पुतले मेरे परिवार द्वारा ही बनाए जाते हैं। सारंगपुर में रावण का पुतला हम ही बनाते हैं। और रहा तो सामाजिक गतिविधि से लगातार, जो जन्माष्टमी का त्यौहार आया तो मेरे दादाजी सबसे पहले सभी मंदिरों में जाके साफ सफाई करते थे। मंदिरों के गेट पर बंदरवाल बनाना, और जैसे ही जन्माष्टमी हुई भगवान को सजाने का काम, भगवान के मुकुट बनाना, और मुकुट बना के मुकुट कुंडल राधा कृष्ण के वो बना के वो मंदिर में निर्माण करके, वो हमारे घर पे बनते थे, सब मंदिरों में वो। तो आप जैसे आज आप राज्य मंत्री हैं, तो आज आप ये परंपरा को लागू करते हुए आज आप बनाएंगे रावण और बंदरवान और ये सब चीज? बराबर आज भी रावण मेरा, पहले मेरे दादाजी बनाते थे, मेरे पिताजी ने उसी काम को साथ में लिया, फिर मेरे पिताजी के बाद में मैं करने लगा, मेरे चाचा करने लगे, अब मेरा बेटा करता है। और ये परंपरा जीवन में लागू रहेगी, क्योंकि ये व्यवसाय हमें पैतृक व्यवसाय मिला है, ईश्वर ने दिया है, और ये ईश्वर का ही काम मानता हूँ मैं। तो ये सब इसमें ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि उस कृपा का परिणाम है। मेरे जैसे छोटे गरीब परिवार को भगवान ने ये सौभाग्य दिया। और जैसे ही डोल 11 का त्यौहार आता था, मेरे दादाजी भगवान की मूर्ति सजा के आते, डोल सजता था, उस डोल में ठाकुर जी जब विराजमान होते थे, जब मेरे दादाजी उस डोल में सजा के ठाकुर जी को कपड़े पहना के बिठाते थे। तो हमारे साथ कभी भी ऐसा समरसता का भाव रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे परिवार के साथ भेदभाव हुआ। और उसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण समाज ने मुझे स्वीकृति दी, और स्वीकृति का परिणाम है कि 2 बार विधायक बना। ये सब मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, और मेरे परिवार की पुण्य मानता हूँ, पूर्व जन्म की पुण्य मानता हूँ। नहीं, आप अभी बड़ी भावपूर्ण बातें कर रहे हैं कि पुण्य है और ईश्वर की कृपा है, पर जब आदमी इस तरह के पद को ग्रहण करता है तो कार्य छोटा है, कार्य बड़ा है, ऐसी भावना उसके अंदर जन्म लेती है। तो क्या आप उसमें आपके अंदर वो ईगो या कि वो पद की गरिमा नहीं आती है? हमने संघ की प्रार्थना में सीखा है, ये सब भगवान का कार्य, ये ईश्वर का कार्य, और ईश्वर का कार्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जो मेरे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो काम दिया है, वो पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ करूँगा। जो जितना काम मिला पूरी निष्ठा के साथ करूँगा, और मन से करूँगा, मन लगन के साथ वो काम करता रहूँगा। बाबा की सेवा का कार्य मिला है, मैं तो अपने आप को इसमें सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे महाकाल बाबा के दर्शन का सौभाग्य भी मिलेगा, एक 84 महादेव के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, माँ चामुंडा के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, शिप्रा जी के तट पर रह करके शिप्रा जी की सेवा करना, उसका सौभाग्य मिलेगा। अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ कि पूर्व जन्म की पुण्य का ही फल है कि पार्टी ने और संगठन ने मुझ पर विश्वास किया है। 2008 में आपने पहली दफे विधानसभा सीट जीती थी, फिर ये दूसरी दफे आप रहे, तो भाजपा में नए नेता, पुराने नेता, विपक्षी पार्टियों का भी आवागमन, और जब सरकार बन रही थी तो आपको ऐसा कुछ अनुमान था कि आपको सरकार पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी? हम लोग सोचते हैं, हम लोग कर्म करते हैं,
फल की इच्छा नहीं सोचते। और जो पार्टी ने जो दायित्व दे दिया, जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को वो करके ना आगे सोचते ना पीछे सोचते, उसे सतत वो सोचते हुए काम लगातार करते रहते हैं। मेरी पार्टी की मेरे दल और मेरे दल के वरिष्ठ नेता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी संघर्ष के साथ शुरुआत की है। और शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, गरीब, मजदूर, किसान की उन्नति के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाना, भारत को वैभवशाली बनाना, भारत के खोए हुए सम्मान को वापस विस्थापित करना। मैं वो कहता हूँ कि वो जो हमारे दो बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो नालंदा और तक्षशिला, उसको पुनर्स्थापित करने का जो मेरी पार्टी, मेरे दल ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे, मोदी जी के साथ काम करेंगे। सर, थोड़ा सा हम व्यक्तिगत चर्चा से यदि हम अब आपके विभाग की बात करें तो निश्चित रूप से आप राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार आपका पोर्टफोलियो में आता है। समाज में बढ़ती हुई बेरोजगारी दिख रही है लोगों को, रोजगार विभाग आपके अंदर है, उसमें भी सरकार ने आपके द्वारा कुछ नवाचार किया गया हो या कि सरकार का कुछ ऐसा पहल जो युवाओं को कहे कि हाँ सरकार एक सही कदम ले रही है और हमें रोजगार प्राप्त होंगे? हमारे यहाँ रोजगार में, मेरे विभाग में, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कौशल मैंने सीखा, जो हुनर सीखा, वही विभाग मुझे मिला है। और संकल्प योजना के साथ, दीनदयाल सीखो कमाओ योजना के साथ, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ और मुख्यमंत्री दीनदयाल सीखो योजना के संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें रोजगार मिल रहा है। सब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और संकल्प योजना में हम 6 महीने और 3 महीने का प्रशिक्षण दे करके और उसको 3 लाख 4 लाख रुपए का लोन देके प्रशिक्षार्थी को और उसको रोजगार उन्मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सीखो कौशल विकास के अंतर्गत 18 प्रकार के कार्य है, वो 18 प्रकार की योजनाओं में हम उसको काम सिखाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के साथ साथ हुनर सिखाने का काम, जो वो सीखना चाहता है, वो ब्यूटी पार्लर का काम हो सकता है, मछली की जाल बनाने का काम हो सकता है, बर्तन ठीक करने का काम हो सकता है। और उधर से अगर अपन कहें तो गांव में जो छोटे छोटे काम, मटके बनाने का काम, लकड़ी का काम, वेल्डिंग का काम, ये सब उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम उसको सिखाएंगे। 18 प्रकार के इस आयाम में वो सिखाकर उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ में अगर वो मोबाइल चलाना सीखना, मोबाइल सुधारने का काम सीखना चाहता हो, ऑटोमोबाइल में इंजन का काम सीखना चाहता हो, नई मोटरसाइकिलें जो आ रही है आज की स्थिति में, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल, एक गांव में कम से कम 400-500 मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। तो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम भी ऑटोमोबाइल में सीखेगा। 4 व्हीलर में गाँव में ऐसे छोटे काम सिखा के 15,000 का किट उसको उपलब्ध कराएंगे और साथ में 1 लाख से 5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, युवा, उसको रोजगार मिले। जितनी भी योजनाओं का भी आपने नाम लिया, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, दीनदयाल जी की योजना सीखो की, और जितना भी हमारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो क्या करनी कथनी में बराबर सामंजस्य है? ऐसा तो नहीं है कि करनी कथनी कुछ और है और हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा? इसमें सब ऑनलाइन ये सब व्यवस्था है। रिजल्ट धीरे धीरे आ भी रहा है और उसका अच्छे परिणाम आएंगे। आगे भी मेरे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने आगे भी योजना बनाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम ऐसे सिलेबस डालने वाले कि जिससे उसको हुनर सीखे, वो एक ग्रेजुएशन के साथ में कौशल भी सीखे, कौशल के बाद आत्म सके। ये कार्य हम करने वाले निरंतर करेंगे। तो कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा, जैसे यदि हम प्राचीन उसमें जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो काफी समय से ये तकनीकी पाठ्यक्रम हमारे चल रहे हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन हम रोजगार देने पे या कि उद्यमिता स्थापित करने में, जैसे आपने कहा कि प्रशिक्षण का कार्य तात्पर्य ही यही है कि वो छोटे मोटे अपने कार्य को स्वयं स्थापित कर सके, अपनी आजीविका का उपार्जन कर सके। इसमें हम बहुत तेजी से सफलता हमें नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है कि बैंक हमें, जो हम सरकार कहती है ऋण देने की बातें, वो नहीं प्राप्त हो रही टाइम पे। इस पे कहीं कुछ सरकार की पहल? नहीं, सरकार की पूर्णतः पहल है। और जो आप बता रहे ऋण देने की, तो ऋण सरकार दे रही है। और आवश्यकता आज ये है कि युवा सीखे, युवा की सीखने की वृत्ति कम हो रही है, युवा नौकरी मांगता है। और जो आपने कहा कि बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है,
तो रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन की संख्या है, उनने पंजीयन कराया, पंजीयन की संख्या है, वो बेरोजगारों की संख्या नहीं। हर बेरोजगार कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ कोई व्यवसाय कर रहा है, तो बेरोजगार हुआ क्या? पिता की रेडीमेड की दुकान पे बैठा है तो बेरोजगार हुआ क्या? पिता की होटल में व्यवसाय कर रहा है तो उसे तो रोजगार कार्यालय में पंजीयन है तो हाँ, तो फर्क आप तो स्वयं देखो, फर्क आ रहा है कि जब अपने पिता के साथ, भाई के साथ अगर व्यवसाय कर रहा है, तो भाई की दुकान पे अगर काम कर रहा है तो वो रोजगार तो है ना उसको। अब आप बेरोजगार किसको कहें? बेरोजगार ग्रेजुएशन के बाद आदमी चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन का नौकरी, सास की नौकरी तो उतनी मिल नहीं सकती। वो किसी स्कूल में काम करता है, बेरोजगार हुआ क्या? किसी शॉप में काम कर रहा, या मेरे यहाँ जितने ITI से जितने बच्चे निकल के जाते हैं 95% प्लेसमेंट उनका हो जाता है, वो जॉब करते हैं तो बेरोजगार कहाँ हुआ? वो असास की कंपनियों में काम करे तो बेरोजगार कहाँ हुआ? रोजगार से तो लगे हुए हैं। अब वो बड़ी लिस्ट है। तो इसमें विपक्षी दल का हाथ है क्या? ये वो आप खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके साथ एक बहुत ही सुखद सानिध्य रहा बात करने का। मैं बात को इस समापन के पहले एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे डॉक्टर मोहन लाल जी हैं, मोहन सर हैं, वो भी रोजगार को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट करने के लिए पहल कर रहे हैं। इसकी सफलता को आप कैसे आकलन कर रहे हैं कि इसमें कितने % की रोजगार और उद्योग की बढ़ोतरी पर क्या आपका विवेचना है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, विद्वान हैं और हर क्षेत्र का उनको ज्ञान है। अभी उज्जैन में इन्वेस्टर मीट हुई, उसके बाद में ग्वालियर में इन्वेस्टर मीट होने जा रही है और 27-28 को, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वहाँ आ रहे हैं ग्वालियर में। और नई जो तकनीकी को लेकर के, नई इंडस्ट्रियों को लेकर के, और माननीय मुख्यमंत्री सोचते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में रॉ मटेरियल मिलता हो उससे संबंधित इंडस्ट्रियाँ वहाँ हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो टेक्नोलॉजी की उसमें अच्छी पहल है और उससे विकास भी होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत हमने, हमारी जैसे मेरे विभाग से झाबुआ में गुड्डे गुड्डियाँ बनते हैं, हमने गुड्डे गुड्डियों बनाने का काम, और रमेश जी परमार जिनको पुरस्कार भी मिला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, तो ऐसे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ बनती है उसका अगर अपन रोजगार सिखाएंगे तो उन्नति ज़्यादा होगी, आदमी ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे तो जीवन में ही मैंने कहा ना कि मैं, आपने मुझसे पूछा था अभी कि 2013 में मैं उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी उसमें, उस त्रासदी में मैं 10 दिन तक रहा था और मैंने वहाँ मेरे पिताजी को खोया था। उसके बाद में जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, और मैंने 9 दिन तक वहाँ उस रहने के बाद में लगा लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन सिर्फ सेवा ही जीवन है और सेवा से ही जीवन चलता रहता है। ईश्वर ने सब तय किया है हमारे लिए, ईश्वर सब आगे से तय करके रखता है, बस हमारा लक्ष्य बना लेना चाहिए। शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान को की सेवा करना, उसको मूल धारा से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और फिर पुनः कह रहा हूँ भारतीय संस्कृति का सम्मान और स्वाभिमान बना रहे, भारतीय संस्कृति के सम्मान और स्वाभिमान के लिए। और जैसे जैसे मेरा देश बढ़ता जाएगा, भारत रहेगा तो हम रहेंगे। और कहावत मिठाई मिटती नहीं, हस्ती हमारी जरूर कोई बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम रूबरू हो रहे थे हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय श्री गौतम टेटवाल जी से, जो रोजगार, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को देख रहे हैं। आपने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं TV27 से उमेश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद।